मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, सुचारू रूप से आपका कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों आपका बहुत बहुत आप स्वागत करता हूँ। और हमारा 8th क्लास का जो है बच्चों ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपका प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने उसमें जो है चैप्टर नंबर 1 हम लोग अच्छे से आपका कंप्लीट किए थे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को आपका प्रारंभ करेंगे और हम चैप्टर नंबर 2 को साथ में आपका देखेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इसमें है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक आपका वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। तो आज हम लोग इनके विषय में पढ़ेंगे। भूमि क्या है, मृदा क्या है, जल क्या है, प्राकृतिक जो आपके संसाधन है वो क्या है, वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे हम उनको उपयोग करते हैं। इन सब विषय में जो है आपका जानकारी हम अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका देखेंगे और इसी से हम लोग आपका पढ़ेंगे। क्लियर है? बस मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी कोई आपका डाउट रहे आप अपना डाउट हमसे आपका शेयर करते रहिए अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जो भी आपका डाउट है आप हमको बताते रहिए बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, जो भी अपने चैप्टर आपका शुरू करते हैं, हम इसमें सारे चैप्टरों में एक छोटी सी आपका स्टोरी लेते हैं, हम लोग कहानी लेते हैं। कहानी का हमारा जो अभिप्राय है केवल इतना है कि हम चीजों को बहुत अच्छे से आपका समझ पाएं, उनको रिलेट कर पाएं। इसलिए हम लोग कहानी, जब भी हमारा चैप्टर कोई आपका शुरू होता है वो किसी न किसी कहानी के साथ आपका शुरू होता है, ताकि आप उस चीजों को एक कहानी के रूप में स्टोरी बेस आप उसको समझें और उसको रिलेट कर पाए। और जब आप उनको रिलेट करेंगे तो आपको चीजें जो है आपको रटना नहीं पड़ेगी, आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। मेमोराइज आप उनको करोगे, आप उनका प्रैक्टिकल देखोगे तो चीजें बहुत अच्छी और बहुत अच्छे तरीके से आपके पास तक वो सब चीजें आपको डिलीवर होंगी। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी सभी बच्चे हैं अपने बिल्कुल अपने टीवी स्क्रीन के समक्ष अपने लैपटॉप पर सब अच्छे से बैठ गए होंगे और बिल्कुल लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, सबको ध्यान रखना है। चलिए, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा हम लोग चलेंगे आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हमारे पास जो है चैप्टर नंबर कितना है आपका, ठीक है? आप देखिए चैप्टर नंबर 2 को अगर हम लोग आपका देखते हैं तो सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग आपका इसको देखते हैं। सबसे पहले हम भूमि के विषय में पढ़ेंगे, भूमि क्या होती है। फिर हम लोग मृदा को देखेंगे कि मृदा क्या चीज है। फिर हम लोग जल को देखेंगे। फिर उसके बाद जो आपके प्राकृतिक वनस्पति हैं, यानी कि ऐसी नेचुरल आपकी वनस्पतियां हैं जो हमको मिलती हैं, उसके विषय में जानेंगे। और हम साथ में देखेंगे जो आपका वन्य जीव आपके संसाधन हैं उनके विषय में हम लोग जानेंगे, उसको विस्तृत से अपनी चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपका चीजों को समझेंगे। भूमि क्या है, मृदा क्या है, जल क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है और वन्य जीव क्या है। तो हम इनको सबको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजों को आपका समझेंगे। तो जैसे हम लोग चैप्टर आपका प्रारंभ करते हैं तो चैप्टर प्रारंभ करने के साथ हम लोग छोटी सी कहानी स्टोरी बेस होती है, उसी के साथ हमारा टॉपिक अपना स्टार्ट होता है। चलिए सीधा हम लोग टॉपिक की तरफ आपका चलते हैं, ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, उनको समझ पाए और उनको आपका देख पाए। देखिए बच्चों, अगर आप इसमें देखेंगे सबसे पहले आप इसको देखिएगा। देखिए तंजानिया, अफ्रीका। अब सबसे पहले देखिए अफ्रीका क्या है बच्चों, एक महाद्वीप है, आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका क्या है आपका, महाद्वीप है। ठीक, जैसे हमारा एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में हम लोग, भारत हमारा देश है, उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में तो आपका तंजानिया है वो क्या है, एक कंट्री है, एक देश है, एक राष्ट्र है। इतना आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका क्या है, महाद्वीप है। ध्यान रहेगा इतना आपको। चलिए, अब कह रहा है कि अफ्रीका में जो आपका तंजानिया है उसके एक हम छोटे से गांव हैं, उस गांव को हम लोग पढ़ेंगे। उस गांव के स्टडी के आधार पर ही, स्टोरी के आधार पर ही हम अपनी सारी चीजों को समझेंगे। मांबा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो स्थानों को लेंगे, दो व्यक्तियों को लेंगे और उनका आपस में कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे, स्थिति को लेकर, उनकी चीजों को लेकर, फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? आप देख रहे हैं जो हमारी जो पहला हमारा जो अपना कैरेक्टर है, यानी कि जो पहली स्टोरी का जो पार्ट है, जो पहला उसका आपका रोल प्ले कर रहा है, वो कौन है, अफ्रीका का आपका तंजानिया देश का एक छोटे से गांव में क्या है, मांबा जो है पानी लेने के लिए क्या क्या जा रहा है, शीघ्र बहुत आपका जल्दी उठता है और उसको कहाँ जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। अब देखिए, अगर आप इतनी लाइन पढ़ लोगे तो आपको ना एक चीज बहुत अच्छे से आएगी समझ, कि अगर पानी बहुत जल्दी उठता है, पानी दूर लेने जाना पड़ता है, इसका मतलब उसके यहाँ पानी पर्याप्त नहीं है।
जिस गांव में वो रहता है उसके पास जो पानी की सुविधा है वो पर्याप्त नहीं है। आप इतनी लाइन पढ़कर आप यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए दूसरा कंपेयर करेंगे हम आपका इसी के साथ जो आपका पीटर है, और ये कहाँ का है आपका? न्यूजीलैंड का। अब देखिए न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही आपका पार्ट पड़ता है और उसी का एक आपकी कंट्री है। आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा। क्लियर है? इन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, लेकिन जो हमारी पहली स्टोरी का जो पार्ट है हम पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, इसी में देख रहे हैं। और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। अब होता क्या है, जो पानी लेने सुबह जल्दी जाती है, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उसको क्या लगता है, कुछ समय लगता होगा, कुछ घंटे लगते होंगे, तो वो क्या होती है, वो बहुत बाद में लौटती है। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। अब देखिए मम्बा जो है वो पानी लेने के लिए भी गई है, वहां से आने के बाद अपनी मदर की, अपनी मम्मी की क्या कर रही है, जो भी उसका घर है उस घर में क्या करती है, अपनी माता जी का क्या करती है बच्चों, हाथ बटाती है। ध्यान रखना है, क्या करती है, हाथ बटाती है। ठीक। और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है, और जो उसके भाई हैं जो आपका बकरी चरा रहे हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, उनकी भी हेल्प करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। अब देखिए जहां उनकी झोपड़ी है, यानी कि झोपड़ी मतलब जहां उनका घर है, ऐसे समझिए। अगर हम लोग उसके चारों तरफ की बात करें तो उस चारों तरफ आप देखेंगे हमको भूमि का एक क्या मिलेगा बच्चों, आपको भाग मिलेगा। लेकिन वो भाग है कैसा, चट्टानी भाग है। कैसा है, चट्टान। वहां आपकी चट्टान है, यानी कि प्लेन जो एरिया है वो नहीं है। हाँ बताइए कि स्थिति क्या है। आप देखिए हाँ भूमि की स्थिति बता रहा है कि भूमि की स्थिति कैसी है, ना तो रेगिस्तान वाली है, क्लियर है, ना ही आपके पहाड़ नुमा है, ना ही आपका बिल्कुल प्लेन है, और ना ही कोई आपका समुद्र का किनारा वगैरह जैसी कोई स्थिति है। कैसी है, चट्टानी भूमि है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्रा में कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। अब कह रहे हैं जो उसके फादर हैं इतनी मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद, इतना कठिन परिश्रम करने के बाद क्या होता है, वो कुछ ही मात्रा में क्या उगा पाते हैं, दो खाद्यान्न फसलें हैं बच्चों, एक है मक्का और एक है सेम। ये दो ही फसल जो है उगा पाते हैं। ठीक है, फिर भी यह है उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यानी कि जितना उसके पिताजी खाद्यान्न उगा रहे हैं, इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वो क्या नहीं है, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि आप सिंपल यहाँ इस लाइन से ये समझ सकते हैं कि जितना उनको खाद्यान्न की आवश्यकता है उतना खाद्यान्न उनको वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि उनकी खाद्यान्न की चीजें कम है और उनकी डिमांड ज्यादा है। इतना आपको ध्यान रखना, यानी कि इतना नहीं उगा पा रहे हैं जिससे कि पूरा वर्ष भर उनका खाद्यान्न के रूप में, उनके खाने के रूप में वो चीजें प्राप्त हो जाए। क्लियर है? तो एक स्टोरी को, जो एक स्टोरी का जो पहला कैरेक्टर था, जो पहला पार्ट था, उसको हम लोगों ने आपका देख लिया। अफ्रीका के छोटे गांव में थी मांबा, और उसकी पूरी स्थिति को हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे चलते हैं, आपका दूसरी तरफ हम आगे देखते हैं, और हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ही समझते चलेंगे, और आपस में एक दूसरे को जो है रिलेट भी आपका करते चलेंगे, ताकि हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से वो आपका क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए देखिए, पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। अब देखिए पीटर है, और पीटर का देश कौन सा है आपका, न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पार्ट है बच्चों। क्लियर है? और देखिए वो किस क्षेत्र में निवास कर रहा है। जैसे हम लोगों ने वहां देखा था, अभी मांबा का देखा था, तो अफ्रीका के आपके तंजानिया के गांव में निवास कर रही थी, और उसका जो क्षेत्र का था वो कैसा था, आपका चट्टानी वाला था। लेकिन ये कैसा है जहां ये निवास कर रहा है, ये आपका देखिए ये भेड़ पालन प्रदेश के, जहां बिल्कुल आपका भेड़ पाली जाती है, जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, उसका जो मध्यवर्ती भाग यानी कि बीच का जो भाग है, मिडिल का जो भाग है, उस भाग में क्या करता है, ये आपका रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रकरण करने का कारखाना चलाता है। अब देखिए जो उसकी फैमिली के लोग हैं, उनकी फैमिली के लोगों के क्या व्यवसाय है, ऊन है, भेड़ों से, आपका बकरियों से ऊन उतारते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको ऊन बनाते हैं, उनका अपना कारखाना है, उनका छोटा सा क्या है, कारखाना है, और ये उनका काम करते हैं। क्लियर है? अब देखिए सबका जो काम है अलग अलग है। अब जैसे पहले हमने देखा मांबा के जो आपके पिताजी थे वो क्या कर रहे थे,
उसके पिताजी एग्रीकल्चर कर रहे थे और ये क्या कर रहे हैं, उनका अपना काम है, उनका पूरे परिवार का ही काम है। क्लियर है। ऊन को आपका, ये देखिए, ऊन को लेना, जो उसके बाल हैं भेड़ के, और उससे क्या बना रहे थे वो लोग, ऊन बनाने का काम कर रहे थे। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ी से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। अब देखिए, जहां पर उनकी भेड़ बाप की रहती हैं उनको बोलते हैं बाड़ा। कुछ हमारे यहाँ अलग अलग आपके लोकल आपके नाम भी होते हैं, जो स्थानीय जिनको नाम कहते हैं, जहां पर हम लोग अपने अपने मवेशियों को जहां पर रखते हैं। अब देखिए, भेड़ों को जहां रखा जाता है उनको बोलते हैं बाड़ा। तो बाड़े में क्या है, वो आपका देखता है और उसकी स्थिति बताइए वो कहाँ पर है। कह रहे एक विशाल, एक विस्तरित, एक बहुत बड़ा क्या है, घास के मैदान के पास स्थित है। क्लियर है, जहाँ घास का मैदान है। अब देखिए, कुछ दूरी पर कहाँ है, पहाड़ी से, ध्यान रखना है आपको, पहाड़ी से लगे हुए एक विशाल घास के मैदान पर स्थित है। यानी कि जो बाड़ा है वो विशाल घास के मैदान के पास, मतलब उसके ऊपर क्या है, स्थित है। यानी कि जो आपका बकरियां हैं, जो आपकी भेड़ हैं, उनको चारे के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वो सब वहां उनको प्रोवाइड हो सकती है। वहां नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, अब देखिए, नवीनतम मतलब आधुनिक यानी कि नई, और प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। और जितना भी वहाँ बाड़े में जितनी भी चीजें होती हैं, जहाँ भेड़ रहती हैं, उनका टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक विधि से ही क्या किया जा रहा, उनका प्रबंधन का मतलब है कि उनकी देखभाल की जा रही है कि कैसे रह रही हैं, कैसे उनको सब खाना पीना, ये सब जितनी भी चीजें हैं उनकी, वो सब एक वैज्ञानिक विधि के अनुसार ही आपकी चीजें हो रही हैं। क्लियर है। इतना आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीजें आपकी वैज्ञानिक विधि के अनुसार है और उन्हीं के अनुसार हो रही हैं। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। अब देखिए बच्चों, पीटर की फैमिली बताई है कि वो क्या करती है, आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी करती है। क्लियर है, जैविक कृषि भी करती है। देखिए, आज के टाइम में पूरे विश्व बाजार में, मैं ये केवल ये नहीं कहूंगा कि केवल भारत में ही, पूरे विश्व में क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपकी जैविक कृषि की बहुत बड़ी डिमांड है। और हमारा उत्तराखंड इस बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता है। अभी हमारे उत्तराखंड में बहुत अधिक अच्छे पैमाने पर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए, जैविक कृषि में क्या होता है, पहले हम लोग जैविक कृषि को थोड़ा सा आपका समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, फिर हम लोग सीधा आगे अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखिए, जैविक कृषि में क्या होता है, आम रूप से जो आपके किसान हैं, जब अपनी आपका फसल उगाते हैं, तो फसल उगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक आपका सिंचाई का प्रयोग करते हैं, कितने ऐसे रासायनिक जो खाद हैं, उर्वरक हैं, उनका प्रयोग करते हैं, और कितने आपके कीटनाशक जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, ताकि फसल का उत्पादन जो हो सके, अच्छा हो सके। अब हम क्या है, उत्पादन के चक्कर में कि हमारा उत्पादन अच्छा हो, तो हम बहुत सारे ऐसे हानिकारक जो आपके उर्वरक हैं हम उनका प्रयोग करते हैं, और हमारी फसल होती भी है। और वो जो हमने हानिकारक जो अपने उर्वरक, आपके कीटनाशकों जो आपका प्रयोग किया है, उनका आपका कंटेन, आपका परसेंटेज हमारी जो फसल है उसके अंदर चला जाता है। क्लियर है, उसको हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। क्लियर है, जैसे आज की तारीख में कैंसर होना आम बात हो गई है, शुगर होना आम बात हो गई है, बच्चों को बीपी होना, ये सब चीजें होना, तो यही वो कारण है जिनसे हमारे यहाँ बीमारियां पनप रही हैं। अब देखिए, जैविक कृषि में क्या है, जो भी आपकी खेती की जाती है उसमें सब, जैसे मान लीजिए खाद का प्रयोग करना है तो हम लोग गोबर का प्रयोग करते हैं। सले गड़े जो हमारे आपके पत्ते होते हैं, जो हमारा कूड़ा करकट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, आपका उसका प्रयोग करते हैं। अरे मान लीजिए अगर हमको छिड़काव करना है तो हम गोबर का जो पेस्ट बनाकर, घोल बनाकर उसका छिड़काव करते हैं। तो उससे क्या होता है, भले ही उत्पादन कम होता है, लेकिन जो हमको चीजें मिलती हैं वो जीरो इफेक्ट वाली होती है। उसमें किसी प्रकार भी रासायनिक जो तत्व हैं, जो खाद्य पदार्थ है, उनका कोई भी ऐसी मात्रा नहीं मिलती जिससे हमारे शरीर को नुकसान दे सके। और बच्चों, जैविक कृषि के लिए हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा परिकूल है, और आप देखेंगे उसमें जितनी स्थिति हैं, हम बहुत अच्छी मात्रा में आपका ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो वैसे बताया है कि जो पीटर है, जो जो उसकी फैमिली वो क्या करती है,
जैविक कृषि द्वारा क्या करती है, आपका सब्जी उगाती है। क्लियर है, क्या उगा रहे, सब्जी। अब देखिए, दोनों को हमने पढ़ लिया, दोनों की स्थिति को हमने पढ़ लिया कि उनकी फैमिली क्या काम करती है, दोनों की स्थिति को हमने देख लिया, किस क्षेत्र में रहती है, कैसी उसकी लैंड एरिया है। क्लियर है, और हम इन सब चीजों को भी देख सकते हैं। अब देखिए, तंजानिया है तो वहां की जो आपकी क्लाइमेट है वो गर्म ही। क्लियर है, और न्यूजीलैंड की कैसी है, आपकी ठंडी, आपकी शीतोष्ण जैसी। क्लियर है, वहां इतना टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको आपका हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। अब बिल्कुल, अब देखिए कहाँ रहते हैं, दो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, अलग अलग स्थान है। एक ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है आपका न्यूजीलैंड है। एक अफ्रीका का आपका तंजानिया है। दोनों में बहुत अंतर है। क्लियर है, दोनों अलग अलग एरिया में आपके हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। अब कह रहे जिस तरह वो अपना जीवन जी रहे हैं, जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसमें कैसा है, बहुत बड़ा आपका डिफरेंट है। क्लियर है, यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता। अब देखिए, जो आप डिफरेंस आप देखेंगे जीवन जीने में, खाद्यान्न उत्पन्न करने में और लाइफ स्टाइल में, ये सब चीजें आपको दिखाई देती हैं। आपको बच्चों, जो आपको विभिन्नता आती हैं, जो आपको डिफरेंसेस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्यों हैं, अब आपको देखना है। सबसे पहले देखिए, भूमि की गुणवत्ता कि जो हमारी जमीन है, क्लियर है, जो हमारी लैंड एरिया है वो कैसा है, पहाड़ी है, रेतीला है, आपका चट्टानी है, क्लियर है, या फिर जो आम खादर जो आपके मैदान वाला पार्ट है वैसा है, या फिर जो बिल्कुल आप ये मानिए कि जो आपका समुद्र का एरिया है या जो कोस्टल एरिया है कैसा है, ये हमको आपका देखना होता है कि भूमि का जो गुणवत्ता है वो कैसी है। ठीक है, कि वहां उत्पादन हो भी सकता है कि आपका नहीं भी हो सकता है, ये हमको देखना है कि उत्पादन का जो पैमाना है उसमें क्या है, ये हम सबको इसमें देखना है। मृदा यानी कि मिट्टी कैसी है। अब मृदा, मिट्टी का मतलब है कि आपकी जलोढ़ मृदा है, क्लियर है, काली मिट्टी है, आपका लेटराइट मिट्टी है। ये सब चीजें हम लोगों को इसमें देखनी होती है कि मिट्टी कैसी है, उसका प्रकार क्या है। क्लियर है, क्योंकि आप देखिए, आप जब मिट्टी अलग प्रकार की होगी तो उसमें वैसे ही हमको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, वैसी कृषि करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी जो आपका जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा में हम कोशिश करेंगे कि आपका आपका कपास हो, धान हो, गन्ना हो, ऐसी फसलों को अगर हम उगाते हैं तो ये मान लीजिए कि जो उनका उत्पादन है वो आपका बढ़ेगा। और हम मान लीजिए अलग उसमें कुछ और उगाते हैं तो जो परसेंटेज है प्रोडक्शन का वो आपका कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण इन स्थानों का एक दूसरे से विभिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। अब देखिए, हम लोग जब पहले स्टोरी शुरू करे थे तो हम देखे थे मांबा जो थी वो पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, यानी कि उसके पास पानी है जो आम हमारी सबसे पहली नीड है, ये मानिए कि वो उसको लेने के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़े, यानी कि वो संसाधन भी उनके पास पर्याप्त नहीं है आपके तंजानिया। क्लियर है, क्या नहीं है आपके, पर्याप्त नहीं है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन चीजों से हम लोग ये कहेंगे कि जिनके आधार पर हम लोग आपका डिफरेंस कर सकते हैं, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर, मृदा के आधार पर, जलवायु जल के आधार पर, और जो प्राकृतिक संसाधन है और टेक्नोलॉजी है उनके आधार पर। क्लियर है, हम इनको देख सकते हैं। क्योंकि जैसे हम आपके पीटर को देख रहे थे कि पीटर क्या कर रहा है कि पीटर के यहाँ जितना भी भेड़ पालन हो रहा है वो सब कैसा हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, और कैसा है आपका वैज्ञानिक विधि द्वारा सारी चीजें आपकी हो रही हैं। आप देखिए, एक है जो आम रूप से कर रहा होगा और एक है जो बिल्कुल आधुनिक आपकी तकनीकों से, आपका मशीनों से और वैज्ञानिक विधि से कर रहा होगा। तो बेनिफिट किसका है, जो आपका वैज्ञानिक विधि से कर रहा होगा, आम बात है। उसी तरह से हम लोग इनको देख रहे हैं। तो इतना स्टोरी हमने पढ़ ली, ये चीजें हमको समझ आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। आप इसको थोड़ा सा देखिए। अब सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले भूमि यानी कि लैंड का आपको पता होना चाहिए कि लैंड क्या है। अब देखिए, आप जिस क्षेत्र पर निवास करते हैं वो भूमि तो है भाई। भूमि में क्या है, मैं आपका जहाँ स्कूल बना है,
वो भी आपका भूमि के ऊपर, आपका जो घर बना है, आपका जो खेत है, वो भी क्या है, आपका भूमि के ऊपर है। कितना है, आपका भूमि के ऊपर है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो देखिए, एक सामने आपका ऑस्ट्रेलिया का जो एक पिक्चर है वो आपके सामने है। ठीक है, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। चलिए, सबसे पहले भूमि को समझते हैं कि भूमि क्या है। और पहले बच्चों, आपको तो खुद ये चीजें बड़ी आम है और आप इनको रिलेट भी करेंगे। जब आप इनको पढ़ते चलेंगे और आपस में रिलेट करेंगे तो मान लीजिए बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाली कि भूमि क्या है। तो आप भूमि बता सकते हैं भाई, जो हम जिसका उपयोग करते हैं, जहां हम अपना घर बनाते हैं, वो हम अपनी अपनी भूमि के ऊपर ही बनाते हैं। क्लियर है। और आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए, जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, आप ये कहेंगे उसमें जितना भी आपका लैंड एरिया है और लगभग आपका 30% है। एग्जैक्ट 30 नहीं, लेकिन लगभग मान रहे हैं कितना है, आपका 30% है। क्लियर है। तो आप उसको देखिए। चलिए, अब हम थोड़ा सा हम लोग आपका शुरू करते हैं और इसको आपका देखते हैं कि लैंड के बारे में। चलिए, भूमि को देखते हैं। देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज हैं, क्लियर है। अब देखिए, जल है वो आपका प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी है वो आपका प्राकृतिक संसाधन है, आपके पेड़ पौधे हैं वो आपका प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी आपके खनिज पदार्थ हैं वो सब प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। कौन शामिल है, आपकी भूमि भी आपका क्या है, इसमें शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग, यानी कि जितनी भी आपका पूरा क्षेत्रफल है, एरिया है, भूपृष्ठ यानी कि जो भूमि का ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा, क्लियर है, उस क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। कितना प्रतिशत भाग है आपका, भूमि। और आम भाषा कहेंगे आपका जो आपका 70% है बच्चों, ध्यान दीजिए, 70% पर क्या है आपका बच्चों, जल है। क्या है आपका, जल है। आपको पता होगा कि 70% पर क्या है आपका, जल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं है। कह रहे कि जितना भी आपका 30% हमारे पास लैंड है, भूमि है, इस भूमि में भी आपका 30% ऐसा नहीं है कि सारे आपका आवास योग्य हैं। आप मुझे बताइए, क्या रेगिस्तान में घर बन सकता है? आप मुझे बताइए, नहीं बना सकते ना। क्या आप बिल्कुल नदी से सटे किनारे पर जहां आपका लैंड है वहां आप घर बना सकते हैं? नहीं। क्या वो आवास योग्य है? नहीं। जहां आपका पठारी रीजन है, जहां आपको पानी प्राप्त ना हो, आपको जहां पानी प्राप्त ना हो और आपके पास पड़ोस में आप अपनी खाद्यान्न की चीजें ना उगा सके, क्या वो आपके आवास बनाने के योग्य है? तो नहीं, वो आपके आवास बनाने के योग्य नहीं है। आपका आवास ऐसी जगह होना चाहिए जहां आपकी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आपको प्राप्त हो। क्लियर है, जो आपकी आधारभूत चीजें हैं वो आपको प्राप्त हो। आप ऐसी जगह क्या करेंगे, अपना घर बनाने की कोशिश करेंगे, अपना आवास बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, ताकि जितने भी सारे ये आपकी मूलभूत जो आपको चीजें हैं ये आपको प्राप्त हो सके और ये आपको मिल जाए। अब देखिए, मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अब ये चीज तो हमको नोट करनी है कि जो जनसंख्या है, जो आपकी पॉपुलेशन है, इसका जो वितरण है, क्लियर है, ये आप देखेंगे पूरे विश्व में क्या है बच्चों, असमान है, यानी कि अलग रूप से बटा हुआ है। अब आप देखिए, आप अपने राज्य को ही जो हमारा अपना देश है उसको ही देखिएगा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनमें कितनी बड़ी मात्रा में आपकी पॉपुलेशन निवास करती है। क्लियर है। तो ये जो जनसंख्या का जो वितरण है वो किन कारकों पर निवास करता है, किन कौन कौन से ऐसे कारक हैं, जलवायु के ऐसे कौन कौन से विभिन्न लक्षण हैं जिनके कारण ये सब चीजें आपकी निवास कर रही हैं कि जनसंख्या का वितरण है। आप देखिए, जो आपका, अब देखिए सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं आपका हिमालय का। आप देखिए, हिमालय पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जितने भी आपके पहाड़ हैं, आपके पर्वत हैं, उन सारे आपके पर्वतों में हमारा हिमालय सबसे घना बसा पर्वत है। कैसा है, सबसे घना बसा पर्वत। आप रॉकी देखिए, एंडीज देखिए, केवल एल्ब्रूज देखिए,
अल्पास देखिए वो उतने घने बसे नहीं है। सबसे घना बसा कहाँ है? हमारा हिमालय। क्लियर है? और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ चीजें क्या है, थोड़ी स्थिति हमारे अनुकूल है, इसलिए हम लोग आपका निवास कर रहे हैं। अब अगर आप राजस्थान का जो पार्ट है आपका, क्लियर है, जो थार का जो आपका मरुस्थल है, आप थार को देखेंगे तो वहां जो जन घनत्व है वो कैसा है? कम है। जो जनसंख्या वितरण है, जहां आपके लोग, आप देखेंगे कि वहां जनसंख्या कैसी है आपकी? कम है, क्योंकि वहां पानी की सुविधा पर्याप्त नहीं है, खेती के लिए वहां चीजें नहीं है, तो इसलिए वहां जनसंख्या कैसी है आपकी? विरल है, बहुत हल्के रूप में आपको मिलेगी। आप किसी शहर को देख लीजिए, उस शहर में आप बॉम्बे को देखिएगा, सूरत को देखिएगा, आप देहरादून को देखिए, हरिद्वार को देखिए, दिल्ली को देखिए, क्लियर है, आप पुणे को देखिए, बेंगलोर को देखिए, कितनी जनसंख्या आपको मिलेगी, कितनी बड़ी मात्रा। क्लियर? तो उस पर भी हम जाएंगे एक एक करके, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां, पर्वत के आपके तीव्र ढाल। अब देखिए, जिस पर्वत का आपका तीव्र ढाल होगा, खड़ी चढ़ाई होगी, एकदम नीचे स्लॉप होगा, क्या उस पर कोई आपका निवास कर सकता है? जल क्रांताएं, संभावित विभिन्न संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल के क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र, सामान्य विरल अवस्था एवं आपके निर्जन, यानी कि विरल मतलब हल्के, और निर्जन मतलब वहां लोग बहुत मुश्किल से मिलते, यानी है ही नहीं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के घने बसे क्षेत्र हैं। अब देखिए, जहां का लैंड एरिया उपजाऊ है, जहाँ कृषि अच्छी हो रही है, जैसे गंगा का जो आपका रीजन है, गंगा दो आपका जो क्षेत्र है, आप अगर इस क्षेत्र को देखेंगे तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी घनी बसी मिलती है। क्या कारण है उसका? उसका सिंपल सा कारण है कि यहाँ कृषि जो होती है अच्छी होती है, और अच्छी होने के साथ यहाँ लोगों की जो आपके निर्भरता है वो किस पर है? एग्रीकल्चर पे। और यहाँ की क्लाइमेट जो आपकी जलवायु वो भी उनके लिए कैसे है? फेवरेबल है, आपका रहने के लिए उपयोगी है। ये सब ऐसे फैक्टर हैं, जल उनको पर्याप्त मिलेगा, संसाधन उनको पर्याप्त है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको जनसंख्या कैसी मिलेगी? आपको अधिक मिलेगी। अब देखिए, जहां पर ओबड़ खाबड़ आपकी भूमि होगी, स्थलाकृति होगी, पर आपके पर्वतों के ढाल होंगे, या फिर आप देखिए कि जहां जल आपकी चीजें हैं, जो कोस्टल एरिया हो, तो वहां इतना जो आपकी जनसंख्या है, और जो आपके सघन वन है, जहाँ आपके डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो वहां क्या होती है? सामान्य रूप से जनरली क्या होता है, जो वहां की जनसंख्या है उनमें विरल मानी बहुत हल्की मिलती है, और निर्जन, कहीं कहीं आपके लोग मिलते भी नहीं है देखने के लिए। तो ये सारी स्थिति है। तो ये सारी ऐसी स्थितियां हैं जिनके आधार पर आपकी जनसंख्या निवास करती है, यानी कि जहाँ मैदान होगा, पानी की मात्रा पूरी होगी, एग्रीकल्चर अच्छी होती होगी, तो वहां क्या होगा? जनसंख्या स्वाभाविक रूप से आपको अधिक मिलेगी। क्लियर है? इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, और यही कारण है कि विश्व के जितने भी आपके सघन क्षेत्र हैं वो ऐसी ही क्लाइमेट में है, ऐसी जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। क्लियर है? तो आपको इतना समझ आया होगा कि भूमि के आधार पर ही, जो भूमि है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और कैसे जनसंख्या का जो वितरण है और किन किन फैक्टरों पर, किन किन चीजों पर आपका निर्भर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं, तो आपको एक व्यवहारिक रूप से आप यहाँ पढ़ेंगे, आप उनको अप्लाई करेंगे, तो चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है? तो आप इनको देखते चलिए कि कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे उनका डिविडेंड है, कैसे जो जनसंख्या है उसका वितरण हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है? अब देखिए, जहां पर आपकी बर्फ पड़ती है, तो क्या वहां जनसंख्या आपकी निवास करती है? अब देखिए कि जनसंख्या निवास करती है वहां। अगर हम लोग जो आपका, आप देखिए जितने भी जगह, जैसे कि आपके, आप देखें जो आपके पोलर एरिया है, क्लियर है, जो आपके ध्रुवीय प्रदेश है, चाहे उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश हो, चाहे आपका दक्षिणी प्रदेश हो ध्रुवीय, तो वहां देखिए, वहां कोई आपकी जनसंख्या निवास करती है? नहीं। वहां क्या मिलता है आपका? वहां केवल बर्फ मिलती है, या फिर वहां के जो आपके कुछ जीव जंतु हैं
जो इतनी ठंड में आपका सरवाइव कर सकते हैं, वो लोग हमको मिलते हैं वहां देखने के लिए। क्लियर है? तो ये आपको देखना है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं उपयोग, कि हम भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। अब हमको भूमि के बारे में तो पता तो लग गया कि क्या स्थिति है, हम उनका उपयोग कैसे करते हैं भूमि का, हमें उपयोग के बारे में देखना है। अब आपको सबको पता है कि हम जो हमारी भूमि है, जो जमीन है, उसका हम कैसे उपयोग करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको कृषि करनी है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको घर बनाना है, आपको सड़क बनानी है, आपको स्कूल बनाना है, कोई बड़ी बड़ी आपको इमारतें बनानी है, किसी फैक्ट्री का, किसी कारखाने का, किसी बड़े भारी उद्योग का आपको स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए लैंड की आवश्यकता होती है। ये सब चीजें हैं। आइए पढ़ते हैं भूमि के उपयोग में, किस तरह से हम लोग जो है आपका भूमि का उपयोग करते हैं। देखिए, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, कि जो आपकी भूमि है उसका जो हम उपयोग करते हैं, हम विभिन्न जो आपके कार्य के लिए करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं केवल एक ही कार्य के लिए उसका प्रयोग होता है। जैसे कृषि, वानिकी, यानी कि फॉरेस्टेशन, जो आपकी फॉरेस्ट होते हैं, जो आपका हम लोग आपका वन लगाते हैं, उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? भूमि के। खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। और कह रहे जनरली बात करें तो हम इनको क्या कहेंगे? भूमि उपयोग कहेंगे। मान लीजिए आपकी भूमि खाली पड़ी हुई है, आप उसमें, आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करना चाहते हैं। आप उसमें फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप उसमें वानिकी करना लगाना, आप उसमें पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, आप उसमें कृषि करना चाहते हैं, या आप उसमें कोई मकान, कोई बड़ी इमारत बनाना चाहते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लैंड को, आप भूमि को किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। ये जो है आपके ऊपर आपका निर्भर करेगा। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्या आप मांबा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? कह रहे कि आप जो मांबा है और जो आपका पीटर है, इन दोनों जो आपके परिवार है, ये किस तरह से आपका भूमि का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है? जो भी वो आपके तरीके अपना रहे हैं, आप उनकी सूची बना सकते हैं। बताइए बच्चों, क्या आप उनको बना सकते हैं? हमने पढ़ा है, स्थिति को हम देख सकते हैं, कैसे जगह वो आपका निवास कर रहे हैं, कैसे भूमि का प्रयोग कर रहे हैं। कोई झोपड़ी बनाकर रह रहा है, कोई घर बनाकर रह रहा है, कोई वैज्ञानिक विधि से आपका भेड़ पालन कर रहा है, कोई आपका कृषि कर रहा है। क्लियर है? तो आप इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे, देख रिवीजन करेंगे, तो आप बहुत आराम से आप लिस्ट बना सकते हैं। चलिए इससे आगे थोड़ा सा हम लोग आपका देखते हैं। देखिए, भूमि का उपयोग, अब जो आपकी भूमि है, इसका जो उपयोग है, भौतिक कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है, कि आप भूमि को कैसे उपयोग में लाएंगे। इसके लिए जो इसके भौतिक कारक हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान रखना है आपको, जो इसके भौतिक कारक है द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लियर है? उनके आधार पर निर्धारित करते हैं। जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अब देखिए कि आप भूमि का किस तरह उपयोग करते हैं, उसमें अगर हम देखें, मान लीजिए अगर आपकी भूमि उबड़ खाबड़ वाली स्थलाकृति है, तो उसका उपयोग कम होगा कि ज्यादा होगा? मुझे बताइए बच्चों। तो सामान्य सी बात है कि कम होगा। अगर उबड़ खबड़ वाली आपकी भूमि है, रेतीली भूमि है, क्लियर है, तो उसका उपयोग कैसा होगा? आपका कम होगा। मृदा, अब हम लोग मिट्टी की बात कर रहे हैं कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, कि जो आप जिस खेत में खेती करते हैं उसकी मिट्टी कैसी है। काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, क्लियर है, ठीक है, रेतीली मिट्टी, ये आपको देखना पड़ेगा और उसी के मुताबिक आपकी चीजें होंगी। ठीक, जलवायु कैसी है, उसकी क्लाइमेट कैसी है, आपको क्लाइमेट के बारे में भी आपको देखना है कि क्लाइमेट उष्ण है, शीतोष्ण है, सवाना है, किस प्रकार के आपका जलवायु है, कैसा टेम्परेचर रह रहा है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं सेब आपका यूपी में, या अब मैं कहूं कि आपका बिहार में उगा सकता हूं, तो क्या संभव है? अब मुझे बताइए बच्चों, अगर मान लीजिए कि आपका मित्र ये कहे कि मेरे घर में सेब हो रहा है और मैं, बिहार में मेरा घर है,
तो क्या संभव है कि सेब आपका बिहार में हो सकता है? तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेब है वो वो उसको कैसी क्लाइमेट चाहिए आपका? शीतोष्ण क्लाइमेट चाहिए, उसको ठंडा गर्म चाहिए। लेकिन ज्यादा निवास कैसा करता है वो आपके ठंडे क्षेत्र में। इसलिए हमेशा आप जब भी देखेंगे कि जो सेब होते हैं वो कहाँ होते हैं? आपके ठंडे प्रदेश में होते हैं। जैसे हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, भाई इन क्षेत्रों में ही तो सबसे ज्यादा आपका हिमाचल जो आपका सेब होता है। क्लियर है? तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप इनको देखते चलेंगे कि जलवायु कैसे निर्भर करती है, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। अब देखिए खनिज, क्या अभी आपके यहाँ खनिज तत्व आपके कितने हैं? अब बहुत सी जो आपके लैंड एरिया होते हैं उसमें क्या होता है, अब जैसे छत्तीसगढ़ देखिए, झारखंड देखिए, कर्नाटक का कुछ ऐसा पार्ट देखिए कि जिनके जमीन के अंदर से आपका क्या निकलते हैं, अलग अलग आपके तत्व, खनिज जो आपके तत्व हैं वो निकलते हैं। जैसे कि सोना भी निकलता है, चांदी भी, यूरेनियम, कॉपर, बॉक्साइट, अभ्रक, तो ये सब चीजें जो है निकलती हैं। और फिर हमको देखना है कि जल की उपलब्धता, कि जल कितना पर्याप्त है। आप कहीं बस गए और पीने के लिए आपको जल नहीं मिल रहा, वहां पानी नहीं है, तो आप क्या वहां रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर ये सब चीजें हैं, स्थलाकृति अच्छी है, मृदा बढ़िया है, जलवायु आपके रहने योग्य है, खनिज पदार्थ है, जल की उपलब्धता है, तो यही ऐसे मानवीय कारक हैं जो आपकी जनसंख्या और प्रौद्योगिकी यानी कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के आधार पर ही भूमि जो है, जो क्या है आप भूमि है, जो आपकी भूमि है, उस भूमि पर ही क्या होता है आपका ये सब, जो उसका आकार है, जो उसका प्रतिरूप है, ये सब निर्धारित जो है आपके फैक्टर होते हैं। क्लियर है? निर्धारित कारक हैं आपके, जिसके आधार पर क्या होता है ये सब चीजें होती हैं कि जनसंख्या कैसे निवास कर रही है, कैसे उपयोग है। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना है और इनको रिलेट करना है। क्लियर है? आप ये भी देख सकते हैं कि कोई अगर क्षेत्र है उसमें जनसंख्या अधिक है, तो क्या कारण है कि जनसंख्या बहुत आपका ज्यादा है? कि यहाँ पानी की उपलब्धता अच्छी है, यहाँ की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता बढ़िया है, या उसमें जलवायु बहुत अनुकूल है आपका रहने के लिए। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको आपका देखने होते हैं। और देखिए एक आम रूप से है कि अगर किसी रेगिस्तान के आदमी को अगर पहाड़ ले आ जाए तो उसको ठंड लग जाएगी, क्योंकि वो उतना हैबिचुअल नहीं होगा। अब देखिए हमारे यहाँ जो आपका मौसम है वो इतना गर्म नहीं होता, एक निश्चित तापमान तक ही आपका जाता है, जबकि आप राजस्थान में देखेंगे तो 50 डिग्री प्लस भी आपका टेम्परेचर आपका पहुंच जाता है। और हमारे यहाँ आप देखेंगे जो शीतकाल जब आता है, जब आपकी सर्दी आती है, तो उस समय आपका माइनस में टेम्परेचर आपका चला जाता है, जबकि राजस्थान में नहीं जाता। ठीक है? तो ये स्थिति सब लोग हम चीजों को अपने चैप्टर के अंदर से रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि हमको सब चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ आए। क्लियर है? तो जो आज का हमारा अपना लेक्चर है हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आपको यहाँ से ही आपका प्रारंभ करेंगे, छोटा सा ब्रीफ में रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बस मेरी यही कोशिश रहती है कि सभी बच्चे जितना भी आप अपना विषय पढ़ रहे हैं उनको निरंतर अपनी पढ़ाई बनाए रखें और सब विषयों को प्रॉपर समय दें और उनका रिवीजन जरूर करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मान लीजिए आपको चीजें समझने में और उनको याद रखने में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग क्या करें, आप प्रॉपर रिवीजन जरूर करते रहिए। ठीक है? कोई अगर किसी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो आप हमको अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।